नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स का हमारा ये 37वां एपिसोड है, जिसमें हम आज बात करेंगे अभिनेता के लिए कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी अभ्यास बाय माइकल चेखव के द्वारा अभिनेता के लिए कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी अभ्यास बताए गए हैं। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। माइकल चेखव जो थे वो एंटोन चेखव के भतीजे और स्टैनिस्लावस्की के बहुत प्रतिभाशाली शिष्यों में एक थे। उन्होंने नाटक के चरित्र का निर्माण अलग ही तरीका ढूंढा। कैसे एक कैरेक्टर को आप एडॉप्ट करोगे, कैसे एक कैरेक्टर को, चरित्र को, पात्र को अपने शरीर में एडॉप्ट करके और उसे परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में उन्होंने एक बात की कि जिसका विकास कल्पना शक्ति के सक्रिय उपयोग के आधार पर किया, लेकिन जैसी कल्पना मस्तिष्क में हम करते हैं वैसी नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा शरीर और मस्तिष्क जिससे जुड़े हों, अर्थात कल्पना शक्ति में दोनों की सक्रिय भागीदारी हो। नाटक के चरित्र का निर्माण करते समय अभिनेता इन मनोवैज्ञानिक जेस्चर को मूर्त रूप देने की कोशिश करे, जिससे द्वारा चरित्र की आत्मा और अभिनेता का भौतिक शरीर आपस में मिल जाए, एसिमुलेट हो जाए, एक हो जाए। देखा जाए तो अभिनय करते समय अभिनेता के मस्तिष्क और शरीर के बीच टकराव होता है, द्वंद्व होता है, जिसके कारण शरीर को मस्तिष्क से मुक्त करने में और उसके लिए शरीर से काम लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि वे सारे मानसिक अवरोध दूर हों, तभी जो है अभिनेता मनोशारीरिक संवेदनाओं को खोज पाएगा, उसका उपयोग नाटक के चरित्र के निर्माण में कर पाएगा। जैसे हो सकता है कोई ऐतिहासिक चरित्र हो, ऐतिहासिक चरित्र में जो भी उसने सुना है, पढ़ा है और जो भी चित्र उपलब्ध हैं उनके बारे में बात की है, समझने की कोशिश की है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये माइकल चेखव ने इसकी शुरुआत की और मस्तिष्क और शरीर के बीच में कैसे एक लय बनाई जाए, यह समझने में निश्चय ही यह अभ्यास सहायक होंगे। अब इसमें है अभ्यास नंबर 1। अपने पूरे शरीर के साथ अपनी चारों तरफ की स्पेस का इस्तेमाल करते हुए खुली हुई विस्तीर्ण परंतु सहज देह गतियाँ करें। गतियाँ यथेष्ट शक्ति के साथ करें, पर इतना जोर भी न लगाएं कि मांसपेशियों को अनावश्यक प्रयास करना पड़े। अपनी बाहें, अपने हाथ, अपनी टांगें अधिक से अधिक फैलाकर अपने को पूरी तरह से खोल दें, पूरा खोल दें। कुछ सेकंड के लिए ऐसी फैली हुई अवस्था में रहें और महसूस करें कि आप और फैलते जा रहे हैं। अब आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस लौट आएं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए आपके हाथ, आपके पैर, और आप अपने आप को ऐसा लगे कि मैं पूरे स्टेज पे समा गया हूँ। स्टेज छोटा पड़ रहा है, मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई चरित्र जो है, किसी राक्षस का चरित्र है या उससे पूरी फ्रेम भर जाती है, तो आपको भी अपने आप को इतना फैलाना है और स्वाभाविक गति से। उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसमें वास्तविकता में वो अपने आप को फैलाइए और उसके बाद वापस अपनी जो आकृति है अपना शरीर की स्वाभाविक स्थिति में लौट आइए। और ऐसा कई बार दोहराना चाहिए। इस व्यायाम को करते हुए इसके उद्देश्य को ध्यान में रखें। बार बार खुद को याद दिलाते रहें, मैं अपने शरीर की सोई हुई मांसपेशियों को जगा रहा हूँ, मैं उनमें ऊर्जा का फिर से संचार करके उन्हें इस्तेमाल करूँगा। अब ये तो फैलने की बात हुई।
दूसरा, इसी की तरह आप अपने आप को समेटिए, सिकोड़िए अंदर की तरफ। ये हाथ यूँ रख लीजिए, पैर घुटने जो है आपके पेट पे लग रहे हैं और आप बिल्कुल सिकुड़ते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। और जैसे आप माँ के गर्भ में एक फोटस रहता है, शुरुआती दौर का जो शरीर की बनावट रहती है, उस तरह से अपने आप को सुकोड़ें, अंदर की तरफ ले जाएं। और आपको फिर ऐसे एक स्थिति में कई मांसपेशियां जो हैं उन पे आपको लगेगा कि मेरी मांसपेशियां जो हैं वो जाग गई हैं, जिनको हम कभी ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो बाहों से सीनों को ढक लें, इस तरह की हाथ अपने कंधे पर हों, इस तरह आप खुद को बंद कर रहे हैं। फिर सिर को नीचे झुकाते हुए एक या दोनों घुटनों को एक दूसरे पर टेक दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप छोटे और छोटे होते जा रहे हैं। शरीर को मोड़ते जाइए, सिकोड़ते जाइए, जैसे कि आप अपने आप को विलुप्त कर देना चाहते हैं, आलोप कर देना चाहते हैं। ठीक है मित्रों, अब इससे क्या हुआ, मैंने बताया कि कुछ मांसपेशियां और जागृत होगी। अब खड़े होकर अपने शरीर को एक पैर पर आगे की तरह ठेलिए, धकेलिए। एक या दोनों बाहें फैला लीजिए और एक पैर आपका आगे है और आप धकेल रहे हैं। फिर अपनी बाहें दोनों तरफ फैलाइए, अपने चारों ओर के स्पेस को जितना हो सके महसूस कीजिए। खड़े होकर अपने शरीर को एक पैर पर आगे की ओर ठेलिए या धकेलिए। अपनी एक या दोनों बाहें फैला लीजिए, फिर अपनी बाहें दोनों तरफ फैलाइए। अपने चारों ओर के स्पेस को जितना हो सके महसूस कीजिए। लोहार जैसी गति कीजिए, जो अपने हथेलियों की चोट बार बार कर रहा हो। और फिर इसके बाद अलग अलग खुली हुई सुंदर आकार लिए हुए पूरी गतियाँ कीजिए, मानो कि जैसे आप अलग अलग दिशाओं में कुछ फेंक रहे हों। यहाँ तक लाए, उसको फेंका, इधर उधर ऊपर तक ले जाएं। कुछ आप ज़मीन से उठाते हैं, अपने सिर से ऊपर तक उठा लेते हैं, किसी वस्तु को खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं या उछाल रहे हैं। अपनी गतियों को अधूरा ना रहने दें, उन्हें उचित शक्ति के साथ संयत रहकर करें। नृत्य की गतियों से बचें। अभ्यास के समय अपनी सांस न रोकें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। गति को संपन्न कर लेने के बाद थोड़ा रुक जाएं। इस व्यायाम से धीरे धीरे आपको खुलेपन और विस्तारपूर्ण जीवन का बोध और संवेदन की झलक देखने को मिलेगी। धीरे धीरे इन संवेदनाओं को शुरुआती मनोवैज्ञानिक गुणों की तरह आत्मसात करने के लिए अपने जिस्म में उतरने दें। अभ्यास 2, कल्पना कीजिए कि आपके सीने के अंदर एक केंद्र है, जिसमें से आपकी सारी मूवमेंट्स या गतियों के लिए असल आवेग या एक प्रवाह मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है। इस काल्पनिक केंद्र को अपनी सारी गतियों का स्रोत मान लीजिए। आप इस काल्पनिक केंद्र को अपने आंतरिक क्रियाकलापों और शरीर में विद्यमान शक्ति का स्रोत मान लीजिए। अब इस शक्ति को अपने सिर, टांगों, बाहों और पैरों में महसूस कीजिए। शक्ति, सामर्थ्य, एकलयता और तंदुरुस्ती का संवेदन आपके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाए, ऐसा महसूस करिए। आप मान लीजिए हमारे जो शरीर है, कई लोग हमारे शरीर को केंद्र का किसको मानते हैं, दिमाग को मानते हैं, ये इसको मानते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर का केंद्र बिंदु क्या है, हमारी नाभि। तो आपने थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि नाभि से ऊपर हमारे फेफड़ों के बीच जो स्थान है, वहाँ एक ऊर्जा का केंद्र है और उस ऊर्जा के केंद्र से ही हमारे शरीर में हमारे शरीर के अवयव वहाँ से संपादित हो रहे हैं, वहाँ से संचालित हो रहे हैं। तो आप इस काल्पनिक केंद्र को अपने आंतरिक क्रियाकलापों तथा शरीर में विद्यमान शक्ति का स्रोत मानिए। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उसी प्रकार किसी एक चक्र पर निर्धारित कर लीजिए, वो मूलाधार है, सहस्त्राधार है, या मणि चक्र है ना, या हमारी यहाँ कंठ में चक्र है, आज्ञा चक्र है। एक बात का ध्यान रहे कि हमारे कंधे, कुहनियाँ, कलाइयाँ, नितंब या घुटने में से कोई भी काल्पनिक केंद्र से आती हुई इस ऊर्जा के प्रवाह को रोके नहीं, इस ऊर्जा को मुक्त बहने दें। इस बात को जानिए और समझिए कि आपके शरीर की जोड़ आपके शरीर को कड़ा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वो एक लीवर है
और वो अंगों को पूर्ण स्वतंत्रता और लचक के साथ इस्तेमाल करने में समर्थ बनाने के लिए है। कल्पना कीजिए आपकी बाहें टांगें आपके सीने में इस केंद्र से उत्पन्न होती हैं, न कि कंधों नितंबों से। कुछ स्वाभाविक गतियाँ कीजिए, अपनी बाहों को और उठाएं, नीचे लाएं, उन्हें विभिन्न दशाओं में फैलाएं। चलिए, बैठिए, उठें, लेट जाएं, विभिन्न वस्तुओं को हिलाएं, अपना ओवरकोट निकालें, दास्ताने पहने उतारें, हैट पहने और उतारें। इस प्रकार की कई अन्य क्रियाएं आप कर सकते हैं। इस बात को महसूस करें कि आप जो है गतियां कर रहे हैं वे सभी उस शक्ति के द्वारा शुरू की जा रही है जो आपके सीने के अंदर काल्पनिक केंद्र से प्रवाहित होती है। अभ्यास नंबर 3, पहले की तरह अपने पूरे शरीर के साथ सशक्त व्यापक गतियां कीजिए। इस बार स्वयं से कहिए, एक मूर्तिकार की तरह मैं अपने चारों ओर के स्पेस को गढ़ूंगा। अपने चारों ओर की हवा में कुछ ऐसी रूपाकृतियां छोड़ जाऊंगा जो कि मेरी देह गतियों से तराशी हुई प्रतीत हो। मान लीजिए कि आप राजा हैं और राजा कैसे मूवमेंट करेगा, कैसे चलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, तो उसको थोड़ी देर के लिए एक ये कल्पना करें और फिर उसे बिहेव करें। पूरे शरीर को जो है राजा की तरह तना हुआ, भौहें ऊपर हैं, घमंड भरी नज़र है, ऐसे देखते हुए आप एक पूरी रूपाकृति राजा की बना दीजिए। इस प्रकार कुछ पुख्ता निश्चित रूपाकार रचें। ऐसा करने की सामर्थ्य पाने के लिए अपने द्वारा की जा रही हर गति के आरंभ और अंत के बारे में सोचें, फिर खुद से कहें। आप माना थोड़ी देर के लिए आप नेता हैं, आपके सामने माइक है, आप उस पर लेक्चर। भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो भी चल रहा है वो बहुत निराशाजनक है। हमें लज्जा आती है कि आज हमारे देश में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ये तो उस तरह का व्यवहार, आचार, विचार आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब मैं अपनी इस मूवमेंट को करने जा रहा हूँ जिससे एक आकृति बनेगी, उसे पूरा करने के बाद कहिए, मैंने इसे पूरा कर लिया, वह रही आकृति। इसके साथ ही ऐसा सोचिए, महसूस कीजिए आपकी देह गतिशील आकृति है। एक ही गति और मूवमेंट कई बार कीजिए जब तक कि वह प्रवाहमयी न बन जाए। उसे पूरा करने में आपको बेहद आनंद महसूस होने लगे। आपकी कोशिश एक डिज़ाइनर या परिकल्पक के जैसी होगी जो एक ही लाइन को बार बार खींचता है, हर बार प्रयासरत रहता है कि अधिक से अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण आकृति रूपायित करने के लिए अपने आसपास की हवा के माध्यम की तरह देखिए जिसका आप सामना करते हैं। इस तरह आपकी गतियों का सांचे में ढालने का गुण बनेगा। इसके लिए एक ही गति अलग अलग रफ्तार करके देखिए। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस इंस्पेक्टर की जो बॉडी लैंग्वेज रहती है, जो उसका चलने का ढंग रहता है, बैठने का ढंग रहता है, उठने का ढंग रहता है, उसको आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। और एक आईजी, एसपी, ये किस तरह अपनी भाव भंगिमाओं को, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और फिर आप उस चीज़ों को करने के बाद सावधानी पूर्वक उस कैरेक्टर को रचिए। इसके बाद इन्हीं गतियों को दोहराइए। इस बार अपने शरीर की अलग अलग अंगों का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ अपने कंधों से अपने आसपास की हवा गढ़िए, फिर पीठ से, कूहनियों में, घुटनों के साथ, माथे से, हाथों से, उंगलियों से इत्यादि। इन सभी गतियों के दौरान अपने शरीर के अंदर बाहर प्रवाहित होती शक्ति की संवेदना, आंतरिक ऊर्जा को सहेज लें। अब अभ्यास नंबर 4। इस अभ्यास में कल्पना करें कि आपके आसपास की हवा जो है वो पानी की ऊपरी सतह है जो आपको संभाले रखती है, या वह आपका सहारा है। इन सतहों पर मानो आपकी गतियां हल्के ढंग से छूते हुए हो रही हैं। रफ्तार और ताल बदलते रहेंगे, समय समय पर रुकते भी रहेंगे। जैसे कई बार कोई संत महात्मा सिद्धि प्राप्त कर लेता है और पानी पे चलता है। आप पानी पे चलिए। आप प्रवाह, नदी आ गई बीच में, तो नदी में कैसे अपने आप को पत्थरों से बचाते हुए और पैरों को धीरे धीरे रखते हुए संभल कर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार अभ्यास नंबर 5। कल्पना करें कि आपका समूचा शरीर इस स्पेस आपके चारों ओर के रिक्त स्थान में उड़ रहा है। पिछले अभ्यास की तरह आपकी गतियां का एक दूसरे में विलय होना चाहिए। इस दौरान वे बेडोल न हो जाएं, उनकी रूपायित आकृति बनी रहे। इस अभ्यास में आपकी गति पर लगने वाला शारीरिक बल आपकी इच्छा अनुसार घट या बढ़ सकता है, पर ऐसा ना हो कि यह बिल्कुल ही गायब हो जाए।
मनोवैज्ञानिक रूप से निरंतर अपने अपने आप को, अपने बल को बनाए रखना है। चाहे बाहर से देखने में आप एक ऐसी स्थिर अवस्था तक पहुंच चुके हैं, ऐसा लगे कि आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए, पर आंतरिक रूप से आपको यह महसूस होते रहना चाहिए कि आप ऊंची उड़ान पर हैं। अपने आसपास की हवा की कल्पना एक ऐसे माध्यम के रूप में करें कि आपकी उड़ान की गतियों को जो उकसा रही है, जो प्रिवेल करी, जो आपको आगे बढ़ा रही है। आपकी इच्छा, आपके शरीर का भार पर काबू पाना है गुरुत्वाकर्षण के सिद्ध। आप जब खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो रहता है वो पैरों के तलों के नीचे होता है। आप लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण पूरे शरीर को नीचे की तरफ खींचता है। गति करते हुए समय समय पर लय और रफ्तार को ध्यान रखें। अभ्यास नंबर 6, हमेशा की तरह पिछली एक्सरसाइजेज शुरू करें। हवा में उड़ना, फैलना, सिकुड़ना, ये सारी करें। उसके बाद बताई गई अगली साधारण सहज गतियाँ करें, जैसे बाजू उठाना है, फिर नीचे ले जाना है ना, और फैलाना है, ये फिर समेटना है, दाएं और बाएं घुमाना है, कमरे में इधर उधर चलना, लेटना, बैठना, खड़े होना इत्यादि। पर निरंतर अपने शरीर से अपने आसपास और अपनी गतियों की दिशा में किरणें फेंकते रहें। अब ये क्या किरणें फेंकना, यह प्रक्रिया क्या है? गति करने के दौरान एक निश्चित गति के समाप्त हो जाने के बाद भी गति चलती रहना चाहिए। आप बैठ रहे हैं और मंच पर हैं और आप बैठ रहे हैं, तो आपका नैसर्गिक स्वाभाविक रूप में बैठना एक अलग बात है, वो आप है। लेकिन जो कैरेक्टर है जो उठ रहा है और बैठ रहा है, अब यहाँ एक शब्द आया किरणें फेंकना। किरणें फेंकना मतलब एक आंतरिक एक्शन, इंटरनल एक्शन जो है वो, उसके कारण आप उस क्रिया को करने में सफल होते हैं। गति जारी रखनी चाहिए। आप कह सकते हैं या मान लीजिए कि एक बार बैठ जाने की गति संपन्न हो गई, यानी हम बैठ गए, तो फिर इस गति को जारी रहने का क्या अर्थ है? नहीं, आप मंच पर बैठे हैं। दरअसल शारीरिक रूप में बैठ जाने के बाद भी अपने चारों ओर किरणें फेंक कर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बैठते जाने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। इसी तरह खड़े होने की प्रक्रिया में भी जब आप खुद को थका हुआ या क्लांत महसूस करेंगे तो उठने में आपका शरीर प्रतिरोध करेगा। इससे काफ़ी पहले कि आप उठ पाएं, आपके आंतरिक स्तर पर वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। आप अपने आसपास उठने वाली किरणें भेज रहे हैं। जब आप खड़े हो चुकते हैं तब भी दरअसल विकिरण के प्रभाव मंडल में आप खड़े हो रहे हैं। तो ये जो इंटरनल एक्शन है वो चलती रहती है। अभ्यास नंबर 7, अब आपकी इस तरह की गतियाँ सांचे में ढालना, तैरना, उड़ना और विकिरण से पूरी अंतरंगता हो जाए, आप इन्हें सहजता से कर पाने में सफल हो जाएं, तब आप इन्हें केवल अपनी कल्पना में भी फिर से करें। ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि आप उन्हीं शारीरिक मानसिक संवेदनाओं को न महसूस करने लगे जो आप असल गतियाँ करते हुए महसूस करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप डॉक्टर हैं। हाउ ए डॉक्टर बिहेव्स। डॉक्टर दौरा कर रहा है वार्ड का, मरीज के पास आता है, उसका हाथ उठाता है, हाथ पे नब्ज देखता है, नब्ज देखने के बाद हाथ छोड़ता है, उसके बाद फिर स्टेथोस्कोप को कानों में लगाता है और मैकेनिकली उसके छाती पे इधर से उधर से लगा के देखता है कि उसके फेफड़ों में बलगम कितना है, क्या है, और उसको समझता है और फिर वो नर्स से चार्ट मांगता है, दवाई लिखता है और चला जाता है। ये सारा जो हो रहा है एक डॉक्टर के रूप में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर की जो बॉडी लैंग्वेज है, हाउ यू विल अडॉप्ट दैट टू बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, ये सारी चीज़ें। अपनी पुस्तक टू दी एक्टर में माइकल चेखव लिखते हैं, किसी भी स्वरूप में हमेशा जीवन जो है हमेशा सीधी रेखा की बात नहीं चलता। यह लहरों की तरह हिलोरे मारता है। ज्वार भाटा आता है, लहर ऊपर उठती है, फिर नीचे आती है और फिर बह जाती है। तरंगायित होता है, लयबद्ध ढंग से सांस लेता है और इस तरह तरंगे अलग अलग रूप धर लेती हैं जिनके अलग अलग कथ्य व रूप होते हैं। अब देखें कि एक जो पुलिस का व्यक्ति है, वो उसका जो उसको लाइन्स मिलेगी, उसको जो करेगा, तो एक्टर कर रहा है पुलिस को। तो अगर उसने पुलिस किसी सब इंस्पेक्टर को ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो ही विल नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली। अनंत काल तक जब तक अलग अलग रूप पनपते हैं, खिलते हैं
और फिर फीके पड़ने लगते हैं। यह विभिन्न रूप में आते हैं, जाते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, बिखरते हैं, सिमटते हैं। जब इसे नाटक कला में निरूपित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इनसे केवल आंतरिक या बाह्य एक्शन पता लगता है। लहर जो उठ रही है और ज्वार भाटा बन रहा है, क्यों बन रहा है? कि वो चंद्रमा से उसको वहाँ से प्रोवोकेशन मिल रहा है, चंद्रमा उसको उत्तेजित कर रहा है पानी को। तो ये जो बाहरी प्रभाव हैं, ये एक समझने वाली बात है। और आंतरिक प्रभाव क्या? एक लहर आई, उसने दूसरी लहर को आगे बढ़ाया, फिर तीसरी लहर को, और अल्टीमेटली वो समुद्र के किनारे जाके ख़त्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्शन, मंच पर एक ऐसे खूबसूरत बात या ठहराव की कल्पना करिए जो ऊर्जा से आलोकित हो, मतलब उसमें जान हो। कई बार डायरेक्टर बोलता है ना, यार मेरे को 100% चाहिए, मेरे को रियलिस्टिक चाहिए, मेरे को वास्तविक चाहिए। तुम तो न तो कैरेक्टर की तरह कर रहे हो, न तुम अपनी तरह कर रहे हो, पता नहीं कोई तीसरी बात ही हो रही। तो मंच पर एक ऐसी खूबसूरत पॉज या ठहराव की कल्पना कीजिए जो ऊर्जा से आलोकित हो, आंतरिक तौर पर क्रियाशील हो, जिसके कारण एक सशक्त वातावरण सृजित हो रहा हो, जिसने दर्शकों को असमंजन में बांध रहा। दर्शक डूब गए हैं, ऐसा मानिखेज विराम पाना कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि विराम कभी भी पूरी तरह से वैक्यूम या शून्य नहीं होता। जब हम चुपचाप हो जाते हैं और अपनी दोनों आँखों से हम एक तरफ देखते हैं और अपने हम खो जाते हैं, तो वो क्या है? शून्य की अवस्था नहीं है। हमारे मन में विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है ना। बिना मतलब का विराम या पाज मंच पर होता नहीं और नहीं होना चाहिए। हर विराम का एक उद्देश्य होना चाहिए। एक वास्तविक सही तैयारी के साथ सही समय पर इस्तेमाल किया गया विराम दीर्घ या अल्प ही इनर एक्शन कहलाता है, क्योंकि इसकी महत्ता मौन में अंतर्निहित होती है। इसकी तुलना या इसका विलोम आउटर एक्शन है, जिसकी परिभाषा हम एक ऐसे क्षण के रूप में दे सकते हैं जब दृश्य व श्रव्य सभी साधनों को उनकी पूरी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए, जब वाचिक, वाणी, भाव भंगिमाएँ हैं, कार्य व्यापार और यहाँ तक कि प्रकाश और ध्वनि प्रभाव अपने चरम पर जा पहुँचे हैं। किसी पिता को उसके बच्चे की एक्सीडेंट की खबर मिली और वो भौचक हो गया और विचारों में इतना खो गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह एक आसमान की तरफ देखे चला जा रहा है। तो वो जो पाज है, वो जो एक रुका ठहराव है, वो ठहराव जो है वो अब जो है कि भाव वो सब पैदा हो गए, स्थायी भाव वो सब हुए। उसके बाद फिर जो ये सब इंटरनल एक्शन है, लेकिन जब वो फूट फूट के रोने लगेगा, सहारा मांगेगा, वो सब आउटर एक्शन है। वो अपनी पत्नी के कंधे पर रोने लगेगा, अपने दोस्त के कंधे पर सिर रख कर रोने लगेगा। तो उसका प्रभाव कहाँ से आया? वो एक पाज, जो लंबा पाज उसने लिया था, वो इंटरनल सोचता रहा। उसके पूरे बच्चे के जीवन की यात्रा पूरी उसकी नज़रों के आँखों के सामने रील जैसी बही उसकी चली। और उसके बाद फिर उसके जिसको बोलते हैं हम के भावनाओं के द्वारा जो अंदर परिवर्तन हुए, शारीरिक परिवर्तन हुए, वो भाव जो है, विभाव और बहुत सारी जो स्थितियाँ हमने रस और भाव में बताई हैं, वहाँ स्थिति बनी और धीरे उसको ऐसा लगा कि अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। उसने पड़ोस में रखी पिस्तौल उठाई और अपने आप को शूट कर लिया। ये परिणति होगी उस भाव की। तो ये जो चीज़ें हमको अपन ने डिस्कस की है, जिनके बीच में आउटर एक्शन का पूरा विस्तार है, जो घटता बढ़ता रहता है, एक अस्पष्ट, मूक, लगभग अलक्ष्य कार्य या भाव अक्सर एक विराम जैसा लगता है। मंच पर लीयर के दाखिल होने से पूर्व नाटक की एकदम शुरुआत को ऐसा ही एक म्यूटेड एक्शन पॉज माना जा सकता है। नाटक के अंत में भी लीयर की मृत्यु के बाद का विराम ऐसा ही है। आंतरिक व बाह्य क्रियाओं का उतार चढ़ाव, ये सभी किसी प्रस्तुति की बनावट की लयबद्ध तरंगे हैं। तो मित्रों,
ये था हमारा 37वां पाठ, जिसमें हमने माइकल चेखव के द्वारा दिए गई महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचनाओं को आपको समझाने की कोशिश की है। मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी से यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर मुलाकात होगी अगले 38वें एपिसोड में, जिसमें हम प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे उन सभी व्यायामों की, कसरतों की, जिनके द्वारा आपको अपनी माइंड पावर, आंतरिक मन की शक्ति और हाउ टू डेवलप मेडिटेशन कैसे किया जाए इत्यादि पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।